कमोडिटी बाजार के लिहाज से अगर आज देखें तो सोना और चांदी दोनों ही सीमित दायरे में हैं। इंटरनेशनल मार्केट में चांदी में थोड़ी खरीदारी है, सोना दबाव में है। और जिस तरह से यूएस ईरान में लगातार डील की कोशिश हो रही है, वापस से जो प्रपोजल्स थे उसमें अमेंडमेंट चल रहा है, तो इस वजह से अनिश्चितताएं भी काफ़ी ज़्यादा है कि क्या होगा, कब तक ये डील होगी। और बार बार इस तरह के बदलाव और जिस तरह के रिजिक हो रहे हैं, इससे भी बाज़ार में असमंजस की स्थिति बन रही है। लेकिन इसका कमोडिटी मार्केट पर क्या असर होने वाला है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। रवि देवरा हैं, कुबर्जी ग्रुप के फंड मैनेजर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला बिजनेस 24 टीवी के लिए, इसके लिए धन्यवाद आपका। सर, शुरुआत सोने और चांदी के साथ कर लेते हैं। क्या लग रहा है किस तरह की चाल होगी, और जिस तरह के डेवलपमेंट हमने वीकेंड के दौरान देखा था उसका असर इस बाजार पर क्या होने वाला है? धन्यवाद। डेफिनेटली जिस हिसाब से अभी मार्केट का मोमेंटम है, आई थिंक कि जो अनसर्टनिटीज है, वॉलेटिलिटी है, वो काफी बढ़ चुके हैं। इन पर्टिकुलर वीकेंड में मींस के मार्केट को कुछ उम्मीद थी कि कुछ पॉजिटिव निकल के आएगा। उसके सामने जो एमओयूज थे वही चेंज हो गए। दोनों ने अपने जो एमओयू है, ईरान एंड यूएस, दोनों ने वो एमओयू में कंडीशंस ऐड की। तो अभी इस कंडीशन की वजह से थोड़ा मामला और खराब हुआ। सेकंड के इजराइल ने भी लेबनान के ऊपर अपने जो अटैक थे वो काफी बढ़ा दिए। एंड लेबनान पे एक डील का पार्ट है, तो मुझे लग रहा है कि हिसाब से थोड़ा मार्केट यहाँ पे पर्टिकुलर बॉन्ड यील्ड या डॉलर इंडेक्स के लिहाज से ये पॉजिटिव न्यूज है। बट इसकी विपरीत असर है वो गोल्ड पे आ सकते हैं। सिल्वर मेटल का जो सपोर्ट है, एंड अभी जो सेफ हेवन का नया टैग मेटल्स को मिला है, क्योंकि दोनों साइड के लेवल पे वो पॉजिटिव रिएक्ट करते हैं। बट गोल्ड में मुझे लग रहा है कि थोड़ी बिकवाली का मूव है, यहाँ से और बढ़ सकता है। और लेवल स्पेसिफिक 160 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है, तो आई थिंक मैं जो नया कॉन्ट्रैक्ट है उसकी बात कर रहा हूँ अगस्त वायदा की, तो वहां पे वो लेवल के ऊपर सस्टेन होना थोड़ा मुश्किल है। एंड 162 फाइनल उसका हर्डल है, उसके ऊपर एक भी दिन क्लोज नहीं दे पा रहा है। 2-3 बार ट्राई किया बट वहां से एग्जिट रिवर्स हो रहा है। और डाउन साइड 1,57,000 के आसपास सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से बात करें तो मुझे लग रहा है कि डाउन साइड 1,57,800 से 1,57,000 तक के ओवरऑल लेवल आ सकते हैं। 160 के आसपास अभी चल रहा है, प्राइस बेच के चल सकते हैं। एंड जो स्टॉप लॉस है वो 1,61,000 के करीब लगा है। तो बेसिक यहाँ पे थोड़ा मुझे एक वीकनेस का ही ट्रेंड दिख रहा है। ओवरऑल रेंज बाउंड एक्टिविटीज रहेगी, कोई ज्यादा बड़े उतार चढ़ाव की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। ये सप्ताह में नॉन फार्म पेरोल के यूएस के डेटा भी आने, एंड पर्टिकुलर मार्केट का जो फोकस है वो मीन्स के अभी कोई स्पीच कैड्यूल नहीं हुई, बट आगे जाके जो नए फेड चेयर है वॉश, उसकी जो स्पीच आएगी वो भी मार्केट उसके वेट कर रहा है कि उसका क्या आगे पॉलिसी को लेके कमेंट आते हैं। एंड पर्टिकुलर आज सुबह पोल के भी कमेंट थे, थोड़े इन्फ्लेशन को लेके लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट में जल्दी से कोई बदलाव नहीं होगा। जो यूएस प्रेसिडेंट की एक्सपेक्टेशंस थी कि वॉश आने के बाद वो शार्पली कुछ कट करेंगे, अभी हाइक का खतरा ज्यादा बना है। तो जब तक इंटरेस्ट रेट हाइक का खतरा होगा, बेसिकली जो सेफ हेवन वॉल्यूम है गोल्ड की बजाय, मुझे लग रहा है कि बॉन्ड इंडेक्स, बॉन्ड एंड यील्ड्स है जो यूएस की, वो मार्केट में ज्यादा, फॉरेक्स मार्केट में ज्यादा जाएगा। मीन्स के गोल्ड में कम ये सेफ हेवन अपील आनी चाहिए। ओके, तो गोल्ड में सेफ हेवन अपील आपको कम दिख रही है, और गोल्ड का जो रेंज है 1,57,000, 1,57,000 से लेकर 1,60,000 के आसपास, तो ऊपर में आप बेच सकते हैं और नीचे में वापस से 157,800 के आसपास आने की संभावना यहाँ पर दिख रही है गोल्ड को लेकर। सर, चांदी के वो लेवल्स क्या होंगे जिन पर हमें नज़र रखनी चाहिए? गोल्ड तो आपने कह दिया कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ काम करना है, चांदी कैसे ट्रेड करें? चांदी में थोड़ा व्यू कॉन्ट्रा है, एंड मुझे लग रहा है कि चांदी थोड़ा मेटल्स का जो सपोर्ट है वो ले रहे हैं। साथ में 3 दिन से आप देखें तो थर्सडे को चाइना के इंडस्ट्रियल प्रॉफिट, रिकॉर्ड प्रॉफिट 24% से इंडस्ट्रियल प्रॉफिट बढ़ा। फ्राइडे को जो चाइना के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए काफी मेजर्स लिए गए, और इस हिसाब से जिंक एंड अदर मेटल्स में अच्छा उछाल था। एंड चाइना के फंडामेंटल पे चांदी ज्यादा रिएक्ट करती है। और आज मॉर्निंग एंड जो संडे जो मैन्युफैक्चरिंग के डेटा है, उसमें भी एक्सपेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज का क्लियर इंडिकेशन है। तो अगर चाइना अच्छा कर रहा है, चाइना रिकवर हो रहा है, तो चांदी की डिमांड वहां पे बढ़ सकती है। ऑलरेडी चाइना हाईएस्ट इंपोर्ट कर चुका है 3 महीने में। और अगर उसको ये अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमारे मार्केट में क्यों एक्सपेंसिव, एक तो रूपी एंड सेकंड ड्यूटी, ये दोनों की वजह से इंडियन मार्केट में डेफिनेटली एक्सपेंसिव है। बट इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस है वही प्राइस पे चाइना 3-4 महीने से होर्डिंग कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उसकी खरीदारी और बढ़ेगी, और इस लेवल से 2,65,000 का एक बेस सपोर्ट बना रहेगा।
आप डिप पे बाई करते रहे, यही लेवल का ध्यान रखे। स्टॉप लॉस ओवरऑल 2,60,800 का लगा है और 2,70,000 तक के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। तो चांदी में बाइंग करना है, 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का नजरिया रखें। ओके, 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का नजरिया रखे, चांदी बाई करे यहाँ पर। तो चांदी की रणनीति, गोल्ड की रणनीति दोनों आ गई है। कच्चे तेल की बात करते हैं जहाँ पर आज 3% से ज़्यादा की तेजी वापस से दिख रही है। क्या लग रहा है सर, क्रूड में क्या हो रहा है? जिस तरह से बातचीत को लेकर अभी भी अनसर्टेनिटी है मार्केट में, उसका असर है या कुछ और? क्रूड पर क्या नज़रिया है सर? जरूर से जो फंडामेंटल्स हमने वॉर के रिलेटेड डिस्कस किए, पढ़ के लेबनान के ऊपर सीवियर अटैक करना या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का अभी भी ओपन होने का कोई इंडिकेशन नहीं दिखना और कंडीशन ऐड हो रहे हैं। आई थिंक ये अगर डील होनी होती तो कब की हो चुकी होती, बट अभी मीन्स के ये मामला लंबा खींच रहा है क्योंकि दोनों की जो कंडीशन है एक दूसरे ने बीच में तो एक्सेप्ट भी कर ली थी, सारा बहुत सुलझ गया था। बट मैं पहले टाइम से बोलता आ रहा हूँ कि अभी यूएस है वो नेट एक्सपोर्टर बन चुका है क्रूड का। तो जब तक यूएस नेट एक्सपोर्टर कोई भी चीज का रहता है वो प्रीमियम से बेचता है। अगर आप चिप्स देखे या सेमीकंडक्टर देखे तो जब तक ताइवान डोमिनेंस था, कोरिया डोमिनेंस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में था, तब तक वहां पे प्राइसेस में कोई हायर लेवल हमने नहीं देखे। बट जैसे ही यूएस आया तो एक बड़ा प्राइस में उछाल सेमीकंडक्टर चिप एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में हमने देखा। तो आई थिंक सेम चीज में ये क्रूड कर रहा है। क्रूड में अब मुझे लग रहा है कि वो चाहते ही नहीं डील हो रहे क्योंकि दोनों को फायदा है, हायर क्रूड प्राइसेस दोनों, अभी क्रूड का ऊपर जाना दोनों के लिए फायदेमंद है। तो इस हिसाब से वैसे सप्लाई में ये फंसा गल्फ है, ट्राई कर रहा है काफी कि ये जो मामला है जल्दी सुलझे क्योंकि पूरा उसका जो ट्रांसपोर्टेशन चैनल है वो रुका हुआ है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि थोड़ा लंबा खींचेगा और प्राइसेस में बहुत बड़ी करेक्शन की एक्सपेक्टेशन ना करें। 8500 का बेस बना के वैसे भी प्राइस ट्रेड कर रहा है और बेस के आसपास आ चुका है। मुझे लग रहा है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 8320 8320 का स्टॉप लॉस लगाए और फिर से 8800 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। थोड़ा लग रहा है कि ये मीन्स के जिस हिसाब से दोनों का अभी तक मिजाज है, इस हिसाब से थोड़ा ये लॉन्ग होगा क्योंकि ईरान की ओर से 3 जगह से बातचीत हो रही है। एक तो फॉरेन मिनिस्ट्री, एक ईरान के किंग और तीसरा है वहाँ की सेना। तो 3 में एक मान रहे तो 2 नहीं मान रहे। वहाँ यूएस में भी मीन्स के यूएस प्रेसिडेंट जब तक अपने कंडीशंस वो फुलफिल नहीं होती एंड पर्टिकुलर यूरेनियम एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके ये ज्यादा मामला उलझा हुआ है। तो आई थिंक ये मुझे लग रहा है कि प्राइसेस को एक सपोर्ट है वो लो लेवल से प्रोवाइड करता रहे। ओके, तो क्रूड के लिए सपोर्टिव फैक्टर ज़्यादा दिख रहे हैं जिस तरह के दोनों ही पार्टीज़ में देखे, और ईरान में भी सेंट्रलाइज्ड यहाँ पर डिसीजन नहीं हो रहे हैं, डिसेंट्रलाइज है। 3 जगहों से डिसीजन हो रहे हैं जैसा आप कह रहे हैं, और ट्रम्प के मूड का तो हम जानते ही हैं। तो ये क्रूड को सपोर्ट करता रहेगा। चलिए सर, मेटल्स में कोई एक काउंटर जहाँ कन्विक्शन ज़्यादा हो बता दीजिए फटाफट से, कौन से मेटल्स आपको पसंद है? मेटल में एल्यूमिनियम बहुत सेफ हेवन है, दोनों साइड के न्यूज में पॉजिटिव रिएक्ट करता है। एल्यूमिनियम में खरीदारी करें 385 पे, 382 स्टॉप लॉस, 392 तक के टारगेट आ सकते हैं। कॉस्ट ऑफ एल्यूमिनियम सीवियर है और जिस हिसाब से ये वॉर चल रहा है तो आई थिंक यहाँ पे रॉ मटेरियल एंड केमिकल दोनों का काफी शॉर्टेज हुआ है। तो आई थिंक इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अपसाइड बन सकती है। और अगर नेगेटिव न्यूज आते हैं तो सप्लाई की वजह से, पॉजिटिव न्यूज आती है तो डिमांड की वजह से, कोई ना कोई रीजन से यहाँ पे प्राइसेस अपसाइड ही रहे तो यहाँ पे बाई कर सकते। ओके, तो बाइंग की सलाह एल्यूमिनियम आपकी टॉपिक है बेस मेटल्स में। सर, एग्री मार्केट में क्या पसंद आ रहा है? मसालों में आपकी टॉपिक है या ग्वार की? लेवल्स भी बता दीजिएगा सर। स्पाइसेस में ज्यादा स्पाइसनेस है ऐसा लग रहा है एंड पर्टिकुलर फंडामेंटल भी वहाँ पे थोड़े अच्छे है। हल्दी पे पानी ज्यादा चाहिए और अभी मीन्स की जैसे मानसून केरला भी नहीं पहुंचा तो महाराष्ट्र तक आने तो काफी टाइम लगेगा और डिले सोइंग होगी तो आउटपुट भी डिले होगा और अल नीनो का खतरा है। तो टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि बाई करना उचित रहेगा। 16,100 के आसपास प्राइस चल रहे, बाई करें। 15,880 के स्टॉप लॉस के साथ 16,500 तक के टारगेट आ सकते हैं। गुआर थोड़ा एक रेंज में रहता है बट मोमेंटम पॉजिटिव है और आज पे एक साइडवेज कारोबार है तो मुझे गुआर गम दिख रहा है, यहाँ पे बाई कर सकते हैं। 11,500 के करीब चल रहे प्राइस, बाई करें। स्टॉप लॉस 11,280 एंड अपर साइड 12,000 तक के टारगेट आ सकते हैं। बट गुआर गम में आपका जो नजरिया है 3 ट्रेडिंग सेशन का होना चाहिए और टर्मरिक में इंट्राडे के लिए बाई किया जा सकता है। ओके, तो टर्मरिक इंट्राडे के लिए बाई है और ग्वारगम भी यहाँ पर खरीदारी की सलाह 3 दिन के लिए। 12,000 तक के भी लेवल आने की संभावना ग्वारगम में दिख रही है रवि सर को। सर, आखिरी सवाल जाते जाते करेंसी मार्केट को लेकर, आज स्थिरता जरूर है, क्या और वीकनेस बची है क्या रुपए में डॉलर के मुकाबले? जब से ओवरऑल 9450 का अच्छा बेस है और वो बेस ब्रेक नहीं होना चाहिए। एंड अभी जो करंट फंडामेंटल आज जीएसटी के भी डेटा आए
वो डेटा में अगर 10,000 करोड़ का ऑक्शन का डेटा निकाल दे टेलीकॉम, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि वो ऑलरेडी डेफिसिट में। इंडस्ट्रियल साइड से थोड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है, आईजीएसटी बढ़ा है, तो ऑल ओवर सिचुएशन दिख रहा है कि अभी भी सबड्यूड है, मैक्रोस थोड़े वीक हो रहे हैं, एंड पर्टिकुलर फ्राइडे आरबीआई की पॉलिसी भी है, तो इस पहले मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 9450 का बेस बना रहेगा। लेवल स्पेसिफिक अगर 9470 आज का लो भी वही है, तो वो लेवल मिल जाता है, बाय कर ले 9450 के स्टॉप लॉस के साथ, और वीकनेस 9530 तक और एक्सटेंड हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऑल ओवर वीकनेस है, यूएसडी आईएनआर पेयर में बाय करके चलना चाहिए। ओके, तो ये राय है करेंसी मार्केट को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जाने से पहले अपना डिस्क्लेमर दे दीजिएगा। जो भी कमोडिटीज एज वेल एज करेंसी बास्केट में हमने डिस्कशन किया, मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं, क्लाइंट्स एज वेल एज कंपनी के फंड में थ्रू स्पॉट और डेरिवेटिव मार्केट ये पोजीशन हो सकती है। कोई भी पोजीशन लेने के पहले फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ अपने रिस्क के लिए कंसल्टेशन जरूर से करें, और शो में बुलाने के लिए शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिजनेस 24 टीवी के दर्शकों के लिए आपने वक्त निकाला, कमोडिटी मार्केट पे पूरी राय, नॉन एग्री, एग्री मार्केट और करेंसी मार्केट पे अपनी राय रखी। चलिए इसी नोट पे इस शो को यही खत्म करेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।